हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं एंड आर्टिकल्स हैं। ठीक है, हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, हमने शेड्यूल के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे जो हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पार्ट 1 है जो, वो उसमें क्या कहा गया, किसकी बात करी गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि वो आर्टिकल्स क्या कहते हैं। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडिया है जिसको हम भारत बोलते हैं, वो भी शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि देखो, इंडिया की किसी भी स्टेट के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से एग्जिट ले सके। ठीक है, उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इंडिया से सेपरेट हो सके। लेकिन यूएसए के पास पावर है, यूएसए में पावर है कि वो उस उधर की कोई भी जो उनकी स्टेट वगैरह होगी वो एग्जिट अपनी मर्जी से ले सकती है, और उस चीज को बोलेंगे फेडरेशन। और यूनियन बोलेंगे किस चीज को, कि स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो सेपरेट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 2, एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी ऐसी स्टेट को जो इंडिया का पार्ट नहीं है उसको भी इंडिया का पार्ट बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 3 कहता है, फॉर्मेशन और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, हम पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसको अपने अकॉर्डिंगली घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, कोई भी स्टेट आउट कर सकता है या ऐड कर सकता है। ठीक है, तो वो उसके पास पावर है। ठीक है, अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल्स 2 एंड 3 आर नॉट बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। सबसे पहले तो हम गाइस जानेंगे कि आर्टिकल 368 है क्या। आर्टिकल 368 में है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे आप अगर कोई भी चीज चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 4 है उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 की कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में, जिसमें आते हैं आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। सबसे पहले तो आप जान लेंगे सिटीजनशिप होती क्या है, सिटीजन होता क्या है, अ पर्सन हु एंजॉय फुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी इन विच ही लिव। तो सिटीजन वो होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी मेंबरशिप एंजॉय करता है जिस कम्युनिटी में वो रहता है। अब देखिए, अब हम सिटीजनशिप, नागरिकता हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, कैसे गेन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बाय बर्थ। ठीक है, जन्म से, अगर जिस इंसान का जन्म यहीं पे हुआ हो तो वो यहीं का नागरिक होगा। बाय डिसेंट, यानी कि वंश से, जिसका वंश चलता आ रहा हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, कि हम अपना मतलब कि यहाँ पे रजिस्टर करके वो सब से। ठीक है, फिर बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन क्या होता है गाइस, देखिए, कोई हमारा फॉरेनर है, ठीक है, अगर उसको यहाँ पे रहते हुए 11 या तो शायद 14 साल का पीरियड होता है, ठीक है, 11 या 14 साल से वो यहाँ पे रह रहा हो और वो इंडियन की सिटीजनशिप हासिल करना चाहता हो, तो वो यहाँ पे सिटीजनशिप हासिल कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर किसी भी टेरिटरी, देखिए, जो इंडिया का पार्ट नहीं है उसको भी अगर हम इंडिया के पार्ट के साथ ज्वाइन कर देंगे तो वो वाली स्टेट भी उस वाली स्टेट को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी हमारी इंडिया की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब सिटीजनशिप लॉस कैसे हो सकती है। रेनन्सिएशन, क्या रेनन्सिएशन मतलब वॉलेंट्री एक्ट, कि मतलब
खुद से बंदा अगर छोड़ना चाहे स्टेट तो वो छोड़ सकता है। टर्मिनेशन यानी कि ऑपरेशन लॉ मतलब अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपने किसी बाहर के सिटीजनशिप ली है तो वो आपको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी डेप्रिवेशन, टर्मिनेशन ऑब्टेन बाय रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन। देखिए गाइस, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना। अगर जो हमारी रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन मैथड से सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत काम किया हो, अगर आपने कोई फ्रॉड किया हो इंडिया के साथ, है ना, अगर आप डिसलॉयल हो अपनी कंट्री के लिए, तो वो आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, सिटीजनशिप जो है उसके अंदर जो पार्ट सेकंड है, सॉरी, ठीक है, जिसमें आती है सिटीजनशिप, उसमें पार्ट आर्टिकल्स है 5 से लेके 11 तक। ठीक है, तो फिफ्थ आर्टिकल क्या कहता है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, देश। इसका मतलब आप रख लीजिए, ट्रिक याद रखें, देश, कि वो हाँ इन कंट्री में, अगर आपके पास डोमिसाइल है ऑब्वियसली आप इसी कंट्री के हुए ना, ठीक है। फिर सिक्स्थ आर्टिकल कहता है पीपल कम फ्रॉम पाक कैन बी सिटीजन, जो लोग पाकिस्तान से आए हैं वो भी यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन उनका कुछ क्राइटेरिया है। अगर वो 14 साल से यहाँ पे रहते हो तो वो यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। आए मतलब पाकिस्तान वाले आए। सेवंथ आर्टिकल कहता है व्हेन टू पाकिस्तान नीड स्पेशल रूल, अगर जो इंसान, जो हमारे इंडिया का नागरिक अगर यहाँ पे इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेना चाहता हो तो वो भी यहाँ से जा सकता है, ठीक है। कोई उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स वगैरह होंगे, ठीक है। गए, ठीक है, इसका हम याद रखेंगे, गए। 8th आर्टिकल कहता है इंडियन लिविंग इन फॉरेन गेट सिटीजनशिप, ठीक है। जो भी कोई इंडियन में हो, इंडियन हो, अगर वो फॉरेन रहता हो तो अगर वो वापस आ जाए, उसको सिटीजनशिप चाहिए तो उसको सिटीजनशिप इजिली मिल सकती है, मतलब कि विदेशी, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, विदेशी। नो डुअल सिटीजनशिप, अब देखिए, अब कोई इंसान इंडिया का है, ठीक है, तो अगर वो चाहे कि मुझे फॉरेन की भी सिटीजनशिप चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब दो नागरिकता कभी भी हासिल नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे दो नहीं, ठीक है गाइस, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है सिटीजनशिप कंटिन्यू बाय लॉ। देखिए गाइस, इसमें क्या है, जो अगर देखिए, सिटीजनशिप चेंज भी की जा सकती है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब वो कंडीशन पे मैटर करता है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए, अगर कोई गवर्नमेंट लॉ चेंज करना चाहती होगी तो वो कर सकती है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सिटीजनशिप भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे जारी करना, ठीक है, जारी। तो पार्लियामेंट मेक सिटीजन, 11th आर्टिकल कहता है पार्लियामेंट मेक सिटीजन लॉ, अब पार्लियामेंट के पास पावर है, वो सिटीजन्स के लिए अपने अकॉर्डिंगली, मतलब जो उनके हित में होंगे, जो उनके लिए सही होंगे, सही चीज होगी, उसके रिलेटेड कोई भी अगर वो लॉ बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, मतलब कानून। तो उसको कैसे याद रखेंगे? देश आए, देश गए, विदेश वाले, दो नहीं जारी कानून। ये ठीक है गाइस, ठीक है, हंसिएगा मत। देश आए, देश के, विदेश वाले, दो नहीं जारी कानून। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट थर्ड। देखिए, ये आता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब देखिएगा, इस सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है, इसकी नींव किसने रखी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। इधर से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसको अच्छे से मार्क ऑन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, सॉरी। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेहरू में से नेहरू जी ने 1928 में उन्होंने डिमांड की थी कि हमें रिटर्न राइट्स चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ था, कराची में सेशन हुआ था, इस मैटर के रिगार्डिंग सेशन हुआ था 1931 में, जिस टाइम पे प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और उन्होंने ही अडॉप्ट किया था ये रेजोल्यूशन, किसका? फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मूल अधिकार का। ये जो है ना, ये एरिया अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से मतलब रट लीजिएगा, पी जाइएगा इसको, ठीक है। फिर देखिए, अब आते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
ओरिजिनली 9 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन नाउ इस टाइम पे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, राइट टू प्रॉपर्टी 31, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। ठीक है, देखिए गाइस, जो राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिलेटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, नाउ इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12। देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला हमारा फंडामेंटल राइट है वो डिलीट कर दिया गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। अब ये हमारा लीगल राइट बन चुका है, जो कि आता है आर्टिकल 300A में और पार्ट 12 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे मूल अधिकार। अगर तो देखिए गाइस, आप इतना याद रख लीजिएगा, अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपना मैटर लेकर। ठीक है, ऐसे ही अगर जो हमारे लीगल राइट को अगर कोई भी वायलेट करता है, कोई भी तोड़ना चाहता है, तो हम किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि या तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, अपने हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, क्या याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट तोड़ने की कोशिश करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, एक आम नागरिक भी। ठीक है, तो लीगल राइट्स में क्या होता है, हम किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हमारा हाई कोर्ट हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब हम बात करेंगे हमारे आर्टिकल्स की। ठीक है, सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच है। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, इजी लिखा है मैंने। 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो देखिए छुआछूत को खत्म करने के लिए। 18 नो टाइल्स एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल, सॉरी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझने वाला है। आर्टिकल 18 कहता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, किसी को वो कोई भी टाइटल नहीं देती है, जैसे कि हम गवर्नमेंट किसी को राजा, है ना, साहब, ये सबका टाइटल नहीं देती है एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमी के। ठीक है, मिलिट्री में क्या होता है, हमारे मेजर बनते हैं, हमारे मेजर और क्या बोलते हैं, जो भी सूबेदार वगैरह बनते हैं, है ना वो। और एकेडमिक में क्या होता है, हमारे प्रोफेसर होते हैं, हमारे जिन्होंने पीएचडी की होती है उनके साथ डॉक्टर लगता है। वो टाइटल इसलिए क्योंकि वो उन्होंने अपने मेरिट के बेस पे हासिल किए होते हैं, इसलिए इस आर्टिकल में कहा गया है नो टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक। ठीक है, फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, ये आता है अंडर आर्टिकल 19 to 22। अब देखिए आर्टिकल 19 में हमें 6 तरह की फ्रीडम्स दी गई है। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, किसी के भी सामने हम अब आवाज उठा सकते हैं अपने लिए। असेंबल पीसफुली, हमें पीसफुली मतलब असेंबल कर सकते हैं कोई भी चीज को। ठीक है, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है, कोई भी हम अपना ग्रुप बना सकते हैं, जो अगर हमें लगे कि हम कोई अपना अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं या कोई यूनियन बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। हम मूव कर सकते हैं इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली, हम इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हैं, हम अपना कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 20, ये बात करता है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी कि अगर कोई किसी पर्सन ने कोई गुनाह किया है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन उसमें भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इंसान को अपनी लाइफ जीने का हक है, वो स्वतंत्र है पूरी तरह। 21A, देखिए ए का क्या मतलब मैंने आपको बताया था कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया हो, तो ये
कहता है राइट टू फ्री एजुकेशन, कहाँ से, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है। और ये एड ऑन किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ था। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, ठीक है। देखिए एक मिनट गाइस, हाँ हाँ जी, देखिए आर्टिकल 22 कहता है अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आपको डायरेक्ट नहीं उठाएंगे, पहले इन्फॉर्म करेंगे और आपको लॉयर करने की पूरी परमिशन होगी, ठीक है। विद इन 24 आवर्स आप अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है उनको, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। ये आता है 23 से 24 के बीच का आर्टिकल है, मतलब सॉरी आर्टिकल 23 और 24 आता है इसके अंदर। 23 आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 23 क्या कहता है, बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, बैन कर दीजिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है कि इंसान को वो करते हैं ना, बेचना वगैरह, है ना, उस पे बैन है। और फोर्स लेबर, हम किसी भी छोटे बच्चों को लेबर के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी को भी लेबर के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। 24 आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 24 क्या कहता है, नाउ चाइल्ड लेबर बिलो एज A14 इन फैक्ट्रीज, ठीक है। चाइल्ड लेबर 14 साल से छोटे बच्चा लेबर, हम उसको एज अ लेबर यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, ठीक है। 25 आर्टिकल क्या कहता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, हम अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कहीं कोई भी पूजा, हम अपनी मर्जी से पूजा पाठ कर सकते हैं। 26 कहता है राइट टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अब देखिए हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, जैसे कि मदरसे वगैरह हो गए, है ना, मदरसे स्कूल जो भी है, ठीक है। 27 नो टैक्स फॉर रिलीजियस पर्पस, अगर हमें कोई धार्मिक कार्य करना हो तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28 नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कोई भी धर्म या उसके रिलेटेड कुछ भी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो है 29 से लेके 30 तक, ठीक है। क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज की प्रोटेक्शन होगी। और कल्चर ऑफ मिनॉरिटीज, मिनॉरिटीज होती है जैसे कोई ऐसी, आप मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, कोई लगा जो जम्मू है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कम पॉपुलेशन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वो जो कम वाली एक होगी ना, उस चीज़ को मिनॉरिटीज बोलते हैं। जैसे आप लगा लीजिए शर्मा, ठीक है, वो मेजॉरिटी में है। गुप्ता आप लगा लीजिए वो मिनॉरिटी में है ना। सो इस तरह से मिनॉरिटीज टू रन देयर ऑन इंस्टीट्यूशन, और जो मिनॉरिटीज हैं वो अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके अंदर आता है आर्टिकल 32। देखिए गाइस, इसमें कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को ही हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे किसने कहा था, BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन कई बार बनता है। अब देखिए इसके अलावा हमारे कुछ सपोर्टिंग आर्टिकल्स आते हैं। देखिए ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, बस सपोर्टिंग आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकता है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए गाइस, इसमें क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आर्मी पुलिस वालों को के ऊपर कैसे फंडामेंटल राइट्स अप्लाई कर सकता है, कैसे उन पे, है ना, कर सकता है। अगर तो ये सब सारे फंडामेंटल राइट्स इनको भी मिलने लग पड़े, आर्म फोर्सेस पुलिस फोर्सेस को, तो ये क्या हमारे सारे सीक्रेट्स लीक ना कर दें, है ना। तो इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स इन एनी एरिया। जब कोई मिलिट्री वगैरह इकट्ठी हो जाए आप लोगों को संभालने के लिए, तो आपके पास कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं रहता। अब मिलिट्री हमें क्यों संभालेगी, जब लोग प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 35, लेजिस्लेशन जो गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। देखिए guys, जो हमने ऊपर के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके ऊपर कैसे लेजिस्लेट करना है, कैसे संभालना है, कैसे रूल्स बनाने हैं, वो सब आर्टिकल 35 में आता है। अब देखिए गाइस, सस्पेंडिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब ये कैसे सस्पेंड किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। ऐसे तो ये सस्पेंड नहीं हो सकते, लेकिन कैसे हो सकते हैं, इसको सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा के, जो कि आर्टिकल आती है अंडर आर्टिकल 352 के। अब नेशनल इमरजेंसी अब क्यों लगती है, यहाँ तो वॉर के चांस हो, यहाँ तो कोई बाहर के लोग हम पे वॉर करना चाहते, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर का पर्सन हम पे हमला बोलना चाहता हो, आर्म्ड रेबेलियन, कि कोई भी हमारे मतलब हथियार लेके हमारे यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, वो कर रहा हो, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही अपनी दादागिरी वगैरह कर रहा हो, है ना। तो इसलिए ये नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। तो कहते हैं 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर द ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। जब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन बनती है तो जो 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर, जो 6 राइट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो वॉर हो, या बाहर से कोई लोग, बाहर की सेना हम पे आक्रमण करने वाली हो, या कोई भी हमारे ही हथियार लेके हमारे पे ही हमला करने आ रही हो, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो जो 6 राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 के आते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड किए जाएंगे। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या कहा गया है कि सस्पेंड तो हो जाएंगे आर्टिकल ये वाले, लेकिन जो 20 और 21 वाला आर्टिकल है वो किसी भी कीमत पर सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे तो मैंने शॉर्ट नोट्स, आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट नोट्स वीडियो बोला है, बट ये तो इतना लंबा लंबा भी आ रहा है। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप तो करने ही है ना, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर अप नहीं होंगे तो फिर छोटी वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा होगा, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। और या साथ में ये पॉलिटी है, थोड़ी लेंथी तो होगी ही, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।